रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग के बाद स्टैब्लिश हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो. All the positive charge and most of the mass of atom is concentrated in a small, very small region of the order of 10 to the power minus 15 meter called nucleus. And the negatively charged electron revolve around the nucleus. So most of the part of atom is hollow. ये सारा पार्ट ये hollow है, एक छोटे से पार्ट है बस सॉलिड. लेकिन रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी समस्या थी कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें गिर क्यों नहीं जा रहे, न्यूक्लियस के अंदर गिर क्यों नहीं जा रहे. और दूसरी बात कि अगर ये गिरने लगे, अपने अंदर से एनर्जी लूज करने लगे, तो फिर आराम से पहुंच जाएंगे और हर तरह का रेडिएशन अपने अंदर निकालेंगे. तो रदरफोर्ड मॉडल एक तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और दूसरा स्पेक्ट्रल लाइंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड मॉडल. इन दोनों को ये एक्सप्लेन किया, और जो सबसे सक्सेसफुल मॉडल था और स्टिल सक्सेसफुल है, ये आज तक भी इसको फॉलो किया जाता है, वो मॉडल दिया नील बोर ने, बोर्स मॉडल. और इन्होंने बस एक नया कंसेप्ट सामने रखा. रदरफोर्ड मॉडल से सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस था इनका. इन्होंने भी वही बात कही. क्या कहा कि किसी भी एटम के दो पार्ट हैं, एक पार्ट जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग लगभग सारा मास कंसंट्रेटेड है, इसको भी इन्होंने कहा न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के बाहर एक बहुत बड़ा हॉलो स्पेस, खाली जगह, जहां इस पूरे स्पेस का नाम इन्होंने भी ये कहा कि ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है. एक्स्ट्रा न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस. और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में. किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स. तो अब डिफरेंस क्या हुआ भाई? ये तो वही बात है भाई, जो रदरफोर्ड ने कहा था वही बोर ने कह दिया, है ना. थोड़ा सा बस बोर ने एक नया कंसेप्ट रखा, और उस कंसेप्ट के रखते ही स्टेबिलिटी भी क्लियर हो गई और एपियरेंस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दोनों के दोनों आ गए. उन्होंने कहा कि बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और इनके रिवॉल्व करने के लिए जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है mv²/r. ये कहां से मिलती है? ये मिलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जिस पर चार्ज होता है Z इंटू ई, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज होता है E डिवाइडेड बाय r². r क्या चीज है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, डिस्टेंस. इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए यह है रेडियस, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए यहां घूम रहा, तो रेडियस थोड़ी बड़ी हो गई. ठीक है. अब चलो यहां तक भी वही बात है, ये भी रदरफोर्ड ने ही भी यही कहा था, वही की वही बात कही. बस एक छोटा सा कंसेप्ट उन्होंने रखा. बोर ने क्या कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है, ये एनर्जी ना तो लूज करेगा और ना एब्सॉर्ब करेगा. ना तो ये एनर्जी कहीं से लेगा और ना अपनी एनर्जी को लूज करेगा. साथ ही साथ क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी अपनी मर्जी नहीं है, जहां चाहे वहां घूमना शुरू कर दे. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का इसका मन कहा कि थोड़ा मन चाहा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मैं न्यूक्लियस के पास घूमना शुरू कर दूं, तो फिर मन करने लगा इसका थोड़ा न्यूक्लियस से दूर घूमना शुरू कर दूं. नहीं, बस यही एक डिफरेंस था रदरफोर्ड और बोर मॉडल में. बोर ने एक कंसेप्ट रखा स्टेबल एनर्जी स्टेट या स्टेबल एनर्जी लेवल, या इसको और भी कई सारे नामों से इसको बुलाया उन्होंने, स्टेबल एनर्जी ऑर्बिट. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की अपनी मर्जी नहीं है कि जहां चाहे वहां ये रिवॉल्व कर ले.
इलेक्ट्रॉन केवल उस रास्ते पर रिवॉल्व कर सकता है, उस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर सकता है जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मुझे पूरी उम्मीद है, नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से किसी को भी नहीं याद होगा कि वो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। तो बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की मर्जी नहीं है कि कहीं भी जाकर वो घूमना शुरू कर दे। इलेक्ट्रॉन अपनी रेडियस एडजस्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि इसकी मर्जी यहां घूमना शुरू कर दे, इसकी मर्जी यहां घूमना शुरू कर दे। ये उसी रेडियस पर घूम पाएगा, उसी रेडियस के पाथ पर घूम पाएगा जहां इसका एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल होगा h/2 के, इंटीग्रल मल्टीपल। इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है, इलेक्ट्रॉन केवल उस रेडियस के रास्ते पर ही घूम पाएगा, उस रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट पर ही घूम पाएगा जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr किसके इक्वल हो, h/2 के या तो इक्वल हो, या इसके दुगने के इक्वल हो, या इसके तिगने के इक्वल हो। n क्या है यहां वैल्यू, n की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन। बस यही एक कंसेप्ट था जो बोर ने नया कंसेप्ट दिया था। क्या कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 h प्लैंक कांस्टेंट, पाई आप जानते ही हैं। अब ये एन h/2 आया कहां से, उन्होंने कहा जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, रात को सपने में दिखाई दिया था कि h/2 है, मैं परेशान था तो मुझे रात को सपने में दिखाई दिया कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम। मैंने सुबह उठ के देखा कि हाँ भाई हाँ, ये तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी हिसाब बैठ रहा है, इसके लिए बैठ रहा है, इसके लिए, सबके लिए हिसाब से फिट बैठ रहा है। लेकिन क्यों किसके इक्वल है, ये फिर बहुत बाद में बताया था डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने बताया कि h/2 के ही इंटीग्रल मल्टीपल क्यों होना चाहिए। एक तो ये बात साबित हुई, निकल कर आई कि अपनी मर्जी से रिवॉल्व नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक कुछ रास्ते इसको अवेलेबल है, कुछ सर्टेन ऑर्बिट ही अवेलेबल है जहां ये रिवॉल्व कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। साथ में उन्होंने एक बात और बताई कि ये जो ऑर्बिट है, ये इस ऑर्बिट को इन्होंने स्टेबल एनर्जी ऑर्बिट कहा, स्टेबल ऑर्बिट कहा, स्टेबल एनर्जी लेवल कहा। कौन सा है स्टेबल एनर्जी लेवल, स्टेबल एनर्जी लेवल या स्टेबल ऑर्बिट वो है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। और साथ में उन्होंने कहा कि जब इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करते हुए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तब ये इलेक्ट्रॉन ना तो कहीं से एनर्जी गेन करेगा और ना अपने अंदर की एनर्जी बाहर निकालेगा। कुछ मतलब नहीं है इसे, ये अपना स्टेबल है। स्टेबल तो इसीलिए कहा ना, स्टेबल है, ना इसे किसी की मदद चाहिए और ना ही किसी की मदद करने वाला, अपने आप में खुश है, ये अपने घर पे खुश है, संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। तो फिर समस्या ये आई कि भाई जब स्टेबल एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और ना ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, ना इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा है, तो फिर ये सूरज में से लाइट क्यों आ रही है, फिर हमें धूप कहाँ से मिल रही है, फिर हमारे एलईडी में से लाइट क्यों निकल रही है, मेरे हाथ में लाइट एलईडी की क्यों आ रही है। इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने। क्या कहा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। बेसिकली आपको ये याद रखना है हमेशा कि जो बोर का मॉडल है, बोर का जो मॉडल है ये हर एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल और केवल हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो बोर भी नहीं बता पाए थे। तो बोर ने कहा कि भैया देखो, हाइड्रोजन एटम का तो मेरा हिसाब बिल्कुल फिट बैठ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर हीलियम जहां 2 इलेक्ट्रॉन हो गए वहां हिसाब सही नहीं बैठ रहा। अब वो सही क्यों नहीं बैठ रहा था, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद बोर के बाद एक और साइंटिस्ट आए, सोमरफील्ड ने कहा बोर भैया देखो तुम्हारी ये प्रॉब्लम थी, तुम ये बात समझ नहीं पा रहे थे, अब देखो ये ऐसे ऐसे होता। अब उन्होंने कहा भाई ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एक के बाद एक इसमें मॉडल में इंप्रूवमेंट होते चले गए। तो उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में। बेसिकली जो मॉडल उन्होंने दिया था, मॉडल तो दिया था उन्होंने एक जनरल मॉडल जो हर एटम के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए था, लेकिन इसके सारे के सारी चीजें केवल हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल हो पाई, उस एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाई जिसमें
एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन से ऊपर कौन है? हीलियम। हीलियम है, हीलियम में से एक एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो। देखो हीलियम का न्यूक्लियस है, उसमें 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप किसी तरीके से, तो क्या बन जाएगा? हीलियम का पॉजिटिव आयन बन जाएगा। केवल एक इलेक्ट्रॉन रह गया। इस पर भी बोर मॉडल एप्लीकेबल है। लिथियम है, लिथियम है, लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, डबली आयनाइज्ड कर दीजिए इसे लिथियम को, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया अब। तो लिथियम डबली आयनाइज्ड लिथियम या सिंगल आयनाइज्ड हीलियम पर ये एप्लीकेबल है, और हाइड्रोजन पर तो है ही बहुत बढ़िया तरीके से एप्लीकेबल। मतलब जिस एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन है उस पर ये एप्लीकेबल है। 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन के लिए फिर आगे इसमें इंप्रूवमेंट हुए। तो बोर ने कहा कि ये एटम है, एटम का मतलब पॉजिटिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इस पर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ, तो स्टेबल है बिल्कुल, पूरा का पूरा एटम स्टेबल है। ना तो ये अपने अंदर से एनर्जी गेन कर रहा, कहीं से बाहर से ले रहा, ना कहीं से अपनी एनर्जी निकाल रहा। तो फिर क्या होता है? उन्होंने कहा कि जब आप किसी एटम को एनर्जी देते हैं, जब आपको एनर्जी देते हैं किसी एटम को, किसी भी रूप में आपने एनर्जी दी, लाइट के रूप में दी, हीट के रूप में दी, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में दी, या मैग्नेटिक फोर्स से दी, किसी भी तरह से आपने दी एनर्जी, इस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन छलांग लगा देता है, जंप मार जाता है। कहां जंप मार जाएगा? किसी बाहर के ऑर्बिट में, किसी बाहर के ऑर्बिट में मार जाएगा जंप। और जंप भी ऐसे नहीं मारेगा। उन्होंने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एक इसकी सर्टेन एनर्जी है, इसकी एक सर्टेन एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते करते इसकी अपनी एनर्जी है E1। अगर इसको सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो इसकी एनर्जी बढ़कर कितनी होनी चाहिए? E2। अभी हम सारी चीजें निकालेंगे। और थर्ड एनर्जी लेवल पर में इसे रिवॉल्व करना है तो इसकी एनर्जी होनी चाहिए E3, बढ़ती चली जानी चाहिए थी। तो अब क्या हुआ कि अगर आपने इसको एनर्जी दी, और वो एनर्जी किसके इक्वल है? बाय द वे, जो आपने एनर्जी दी, जो आपने एनर्जी दी, वो एनर्जी किसके इक्वल है? वो एनर्जी E3 माइनस E1 के इक्वल है। कौन सी एनर्जी? जो आपने बाहर से दी, बाहर से दी एटम को एनर्जी। जो एनर्जी आपने दी उस एनर्जी अमाउंट, उस अमाउंट ऑफ, वो जो एनर्जी है उसकी अमाउंट, उसकी मैग्नीट्यूड कितना है? इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल है। तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन तुरंत उस एनर्जी को गेन कर लेगा, तुरंत उसे पकड़ लेगा, एनर्जी को खा जाएगा, उस एनर्जी को खा जाएगा तुरंत। और जब खा जाएगा तो इसकी ताकत बढ़ जाएगी, इसमें एनर्जी आ जाएगी, और ये कूद गए कहां पहुंचेगा? हायर स्टेबल एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा, ऊंचे वाले स्टेबल एनर्जी लेवल पर पहुंचेगा। अब भी स्टेबल एनर्जी लेवल पर था, अब ऊंचे वाले स्टेबल एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा। अगर बाय दी वे आपने जो ये एनर्जी बाहर से दी है, अगर बाय दी वे इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? E2 माइनस E1 के इक्वल है, तो फिर इस एनर्जी को खाकर ये इससे ऊपर वाले लेवल पर चला जाएगा। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहां चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इस ऊपर आने जाने के किस्से को उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स का, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? ट्रांजिशन। इस वर्ड, उन्होंने वर्ड यूज करा ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया। जब आपने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया। कहां से कहां ट्रांजिशन हो गया? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो गया। अगर बाय द वे आपकी जो डेल्टा E है ये लेस देन E2 माइनस E1 है, आपने जो एनर्जी दी बाहर से वो इन दोनों के डिफरेंस जितना पड़ रहा है उससे कम है, तो फिर उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, खाएगा ही नहीं। खाऊंगा तो पूरी रोटी खाऊंगा, आधी अधूरी रोटी नहीं खाऊंगा, भूखा रहूंगा, लेकिन खाऊंगा तो पूरी खाऊंगा। भैया दावत देनी है तो पेट भर के खिला, नहीं तो भाई मैं अपने घर हूं। अगर एनर्जी देनी है तो कम से कम इतनी तो एनर्जी लूंगा मैं जिससे कि उसे लेकर मैं अगले स्टेबल एनर्जी लेवल पर जा सकूं। बोर ने पहले ही मुझे मना कर दिया कि बीच में कहीं नहीं रुकना है, मर्जी नहीं चलेगी तेरी के थोड़ी सी एनर्जी लेकर के तू यहां घूमने लगे। एनर्जी ले ले, हम मना नहीं कर रहे, इतनी लेके। भाई जैसे आपका स्कूल सिस्टम नहीं है, अभी एक बच्चा 9th क्लास में है, एक सर्टेन एनर्जी उसे चाहिए, सर्टेन मार्क्स उसे चाहिए, तभी तो 10th में जाएगा वो। ऐसा नहीं कि भाई चल थोड़े से वास्ते अब तो ऐसा कर 9:30 में बैठ जा जाके,
पौने 10वीं क्लास में जाके बैठ जा। नहीं, ये तो सिस्टम है कि या तो 9th क्लास में होगा, या 10th में होगा, या 11th में होगा, 12th में होगा। हायर एनर्जी लेवल पर पहुंचने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए चाहिए। अगर वो अपने जो एनर्जी दी है वो इन दोनों E2 और E1 के डिफरेंस से भी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, छेड़े, उसे खाएगा ही नहीं, उसे मतलब ही नहीं कुछ। अगर आपकी ये एनर्जी कितनी है, E3 माइनस E1 के इक्वल है, तो फिर ठीक है, डबल प्रमोशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया नंबर आ गए किसी के, सारे सब्जेक्ट में 100 में से 100, 100 में 100, उसके पेरेंट्स आ गए प्रिंसिपल सर के पास, सर प्रमोशन कर दो इसका, अगली क्लास में भेज दो, है नहीं? होता नहीं, फर्स्ट क्लास में बच्चे का, छोटा सा बच्चा है, उसके सारे सब्जेक्ट में 100 के 100 नंबर आ रहे हैं, पहले टेस्ट में भी 100 के 100, दूसरे टेस्ट में भी 100 के 100, हाफिले में 100 के 100, तो क्या होता है, नीचे प्रिंसिपल वो आ जाते हैं पेरेंट्स, सर देखना यार प्रमोशन कर दो एक साथ। तो क्या होगा कि अगर इसको एनर्जी मिल गई इतनी कि जिसके लेकर प्रमोशन हो सके, तो एक लेवल को छोड़ के ऊपर चला जाएगा। समझ नहीं बात? अगर इसे और ज्यादा एनर्जी मिल गई, इतनी एनर्जी मिल गई कि दूसरे तीसरे लेवल को छोड़ के चौथे लेवल पर पहुंच सके, तो चौथे पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इसको एनर्जी, सपोज आपने एनर्जी दी, एनर्जी कितनी दी, जो कि ग्रेटर देन E2 माइनस E1 है, इन दोनों की डिफरेंस से तो ज्यादा है, लेकिन ये लेस देन है किससे, E3 माइनस E2 से कम है। मतलब इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस से तो ज्यादा है, लेकिन इन दोनों के एनर्जी से डिफरेंस से कम है, तो भी ये इलेक्ट्रॉन कहेगा भैया ना, मुझे मतलब नहीं है, मुझे या तो चाहिए एनर्जी बिल्कुल, मैं अगले लेवल पर चले जाऊं, या उतनी चाहिए जो एक लेवल छोड़ के उससे ऊपर चले जाऊं, लेकिन मैं यहां से यहां नहीं जा सकता, बोर ने मना कर रखा मुझे। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करूंगा या तो ऐसे करूंगा कि जस्ट अगले लेवल पर जाऊं, या इतना एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करूंगा कि एक लेवल छोड़ के जाऊं, या फिर उसके ज्यादा इतनी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करूंगा कि 2 लेवल 3 लेवल छोड़ के ऊपर चले जाऊं। लेकिन चाहिए मुझे कितना, चाहिए मुझे पूरा पैसा, पूरा पैसा चाहिए, आधा अधूरा नहीं लूंगा, पूरी पेमेंट दो मुझे, या तो पूरी एक किस्त दे दो, या 2 इंस्टॉलमेंट के बराबर दे दो एक ही बार, या 3 इंस्टॉलमेंट के बराबर, 2.5 इंस्टॉलमेंट नहीं लूंगा, 3.5 पौने 4 इंस्टॉलमेंट नहीं लूंगा, पूरी पूरी दे दो मुझे तो एनर्जी। तो बस उन्होंने ये कहा कि जब आप बाहर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है कहाँ, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन केवल एनर्जी तभी एब्जॉर्ब करेगा जबकि इसके ये लोअर लेवल से हाई लेवल पर जा सके, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, करेक्ट? तो ये तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन की बात होगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अब एमिशन कैसे होता है? इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपने एक बार एटम को एनर्जी दे दी, एटम अपने हायर स्टेबल एनर्जी लेवल, लोअर स्टेबल एनर्जी लेवल से हायर स्टेबल एनर्जी लेवल पर चला गया, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा था, इसलिए आपने इतनी एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी दे दी, कैसी कि ये पहुंच गया, कहां पहुंच गया, आपके ने जो बाहर से एनर्जी दी, उस एनर्जी को लेकर के ये यहां पहुंच गया तीसरे में, पहले को छोड़ के एकदम तीसरे में पहुंच गया, करेक्ट? लेकिन क्या कहा बोर ने कहा कि नहीं, ये हायर एनर्जी लेवल पर रुक नहीं पाएगा, जब तक नीचे की लोअर एनर्जी लेवल खाली है तब तक ये ऊपर रुक नहीं पाएगा हायर एनर्जी लेवल पर, अब ये लौट के वापस आएगा, लौट कर वापस आएगा। अब लौट के कैसे वापस आएगा, ये इसकी मर्जी, हमने इसे ऊपर जाने के लिए तो इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर दी, लेकिन नीचे आने के लिए इसकी मर्जी। या तो हो सकता है थर्ड एनर्जी लेवल से पहले सेकंड एनर्जी लेवल पर आए, और फिर सेकंड एनर्जी लेवल से फिर फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आए, या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड एनर्जी लेवल से सीधे सीधे कहां जाए, फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आए। जब ये हायर स्टेबल एनर्जी लेवल से लोअर स्टेबल एनर्जी लेवल पर आएगा, तो फिर क्या करेगा, फिर अपने अंदर से इन दोनों एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी बाहर निकाल देगा। मतलब थर्ड लेवल पर कितनी थी, E3 थी, थर्ड फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल पर E2 थी, फर्स्ट लेवल पर E1 थी, तो इस ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी बाहर निकालेगा, ये E3 माइनस E2 के बराबर एनर्जी निकाल देगा। और अगर ये यहां आया सेकंड से फर्स्ट में आएगा, तो फिर अपने अंदर से एक एनर्जी निकालेगा, इस बार कितनी एनर्जी निकालेगा, ये E2 माइनस E1 के बराबर एनर्जी निकाल देगा। और अगर बाई दी वे ये थर्ड से सीधे सीधे फर्स्ट में आ जाता,
तो भी अपने अंदर से ये एनर्जी निकालता। अब कितनी एनर्जी निकालेगा? E3 माइनस E1 के बराबर एनर्जी निकालेगा। और यहां से क्लियर हो गई क्या? यहां से क्लियर हो गई स्पेक्ट्रल लाइंस। कि भाई देखो, जब ये, आप ध्यान से देखना जरा, मैंने इन सारी वेव्स की फॉर्म अलग अलग बनाई है। मैंने इस वेव को लंबा ये वेव बनाया, इसको थोड़ा और छोटा बनाया, इसको थोड़ा और छोटा बनाया, बनाया नहीं? सबकी वेवलेंथ डिफरेंट बनाई है। उन्होंने कहा कि देखो, जब थर्ड से सेकंड में आ रहा है तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की वेव निकालेगा, जिस, और ये जो E3 माइनस E2 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये फोटोन की रूप में निकलेगा, एच न्यू। कौन सी? एच न्यू वन। जब ये दूसरे लेवल, दूसरे तरीके से ट्रांजिशन कर रहा है तो भी निकालेगा अपने अंदर से एनर्जी, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? अब तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि E2 माइनस E1 का डिफरेंस कुछ और है, E3 माइनस E2 का डिफरेंस कुछ और है। तो H तो यहाँ कांस्टेंट है, क्या बदलेगा? U1 U2 बदलेगा। और जब इसने E3 माइनस E1 के बराबर की फ्रीक्वेंसी निकाली, एनर्जी निकाली, तो इस बार क्या होगी? इस बार कोई एक नई फ्रीक्वेंसी निकलेगी। तो इस तरह से क्या हुआ? उन्होंने कहा कि किसी भी एटम में कुछ सर्टेन ट्रांजिशंस ही पॉसिबल है, इनफाइनाइट ट्रांजिशन नहीं हो सकते। भाई इस, आप देखो, थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल तक आने के लिए कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल है? पहला ट्रांजिशन तो थर्ड से लेकर फर्स्ट में आ जाए सीधा सीधा एक। दूसरा ट्रांजिशन थर्ड से सेकंड में आए। तीसरा ट्रांजिशन सेकंड से थर्ड में आए। तो अगर थर्ड लेवल पर आपने पहुंचा दिया है तो केवल 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है, और आपको केवल कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलेगी? 3 फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलेगी। अगर आपने इसे पंप करके चौथे लेवल पर पहुंचा दिया होता तो ज्यादा मिलते, चौथे से पहले में, चौथे से तीसरे में, चौथे से, लेकिन जो भी है वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की, वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, ये कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज ही हैं, इसलिए कंटिन्यूअसली तो ये एमिशन कर नहीं सकता। दोनों बातें क्लियर हो गई। स्टेबिलिटी क्लियर हो गई। स्टेबिलिटी क्यों क्लियर हो गई? कि इलेक्ट्रॉन की अपनी मर्जी नहीं, चाहे जहां घूम ले, केवल इलेक्ट्रॉन वही घूमेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल हो। और जब तक ये अपने स्टेबल एनर्जी लेवल पर घूम रहा है, ना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना ये एमिट करेगा। जब एमिट नहीं करेगा तो इसकी रेडियस कम नहीं होने की, वहीं का वहीं घूमता रहेगा, स्टेबल हो गया एटम। और जब इलेक्ट्रॉन, ये एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट करेगा, एमिट करेगा तो कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ही मिल पाएंगी, और यही क्या होंगी? यही वो फ्रीक्वेंसीज है जो आपको इसके स्पेक्ट्रम में मिल सकती हैं। दोनों बातें यहां से क्लियर हो गई। कौन कौन सी बात क्लियर हो गई? पहली बात क्लियर हो गई स्टेबिलिटी, सेकंड क्या क्लियर हो गया? स्पेक्ट्रल लाइंस क्लियर हो गई।